हेलो सुपर लर्नर्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 11 से यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे ये वाले टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं फिजिक्स की, राइट। अब इस टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो आपको सिलेबस के पार्ट में देखने को मिलेगा कि देयर आर 14 डिफरेंट चैप्टर्स, ठीक है ना। आपको 14 अलग चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलते हैं, ये आपके कंटेंट्स में दिख जाएगा, ठीक है ना। और ये चैप्टर्स अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड है बेसिकली। अब मैं आपको इस चैनल के ऊपर इनमें से मोस्ट ऑफ द चैप्टर, आप कह सकते हो 14 में से 14 चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग होता है। कई सारी चीजें मैं आपको एनिमेशन के थ्रू पढ़ाऊंगा, कई सारी चीजें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, कई सारी चीजें मैं आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ाऊंगा। बट इस वीडियो के अंदर जो लोग लेक्चर 1 से देख रहे हैं उन लोगों को मैं हर एक चीज बहुत डिटेल में बताऊंगा कि पढ़ने का अप्रोच भी क्या होना चाहिए। रनर्स, माय नेम इज शुभम झा। मैंने कई बैचेस को 11th फिजिक्स पढ़ाया है आपके इस टेक्स्ट बुक से और बाकी कुछ टेक्स्ट बुक से। तो आप बहुत ध्यान से हर एक चीज को समझना, एक बार में ना समझे तो चीजों को रिपीट करके देखना, खुद से ट्राई करना, एंड डेफिनेटली आपका फिजिक्स इंप्रूव होगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब अगर हम इसी टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो इस टेक्स्ट बुक के अंदर देखो कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कैन यू रिकॉल। और आपको टेक्स्ट बुक को देखने का एक तरीका मैं बताता हूं कि हर एक, सबसे पहले एक चीज और समझना, तुम हर एक चीज तुम टेक्स्ट बुक को रीड करने जाओगे, जैसे तुम 10th में 9th में करते थे कि टेक्स्ट बुक में रीड करते थे और चीजें तुम्हें समझ आती थी। यहाँ पे हो सकता है कि चीजें जब आप टेक्स्ट बुक में रीडिंग करो तो चीजें आपको ना समझे। तो डरने वाली कोई बात नहीं, आप लेक्चर देखिए, उस कंटेंट को अच्छे से देखिए, कहीं से किसी टीचर से सीखिए, फिर रीड करिए, मोस्टली आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट टेक्स्ट बुक रीड करना अवॉइड करने की कोशिश करना। चलिए, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो 1.1, ओके। ऐसे अगर आप देखोगे 1.2 मतलब पहले टॉपिक का दूसरा सब टॉपिक, ऐसे करके आप अगर किसी भी इसमें लास्ट में चले जाओगे, ये देखने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। किसी भी इसमें अगर आप लास्ट में चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे इस चैप्टर में मुझे कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में हमें 9 अलग टॉपिक पढ़ने हैं। लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सॉल्ड एग्जांपल है इसके लिए, आप बहुत सिंपली जो लास्ट वाला सॉल्ड एग्जांपल होता है ना, उसको आप देख सकते हो। तो जैसे मान लो ये 7वां है, उसके बाद अगर कोई 8वां होगा तो ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो 7 8 7 है इसमें एग्जांपल के लिए, तो इसमें 7 सॉल्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर से आपको पता चल जाता है पहले चैप्टर का 7वां एग्जांपल। सिमिलरली अगर आप एक्सरसाइज में देखोगे तो आपके नॉर्मल जो 10th में 9th में होता था उससे थोड़ा एक्सरसाइज आपका अलग रहेगा। आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मोस्टली न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। सॉल्व द न्यूमेरिकल एग्जांपल, इसमें तो 100% न्यूमेरिकल्स ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आप किसी भी चैप्टर में जाके देख सकते हो, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में होता है। अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? पढ़ने का तरीका ये हो रहा होना चाहिए कि जब टीचर आपको पढ़ा रहा है तो या तो आप रनिंग नोट्स बनाओ, या तो टीचर पे पूरी तरीके से फोकस करो। एकदम सुंदर नोट्स बनाने मत बैठो उस समय में, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से, उसके बाद सॉल्व एग्जांपल ट्राई करिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज ट्राई करिए, फिर कोई मॉड्यूल कुछ और ट्राई करिए। ये मेरा सजेशन है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन ट्राई करोगे और आपको ये सब ही नहीं जम रहा है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहले आप समझिए, उसका सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह ट्राई करिए, अंडरस्टैंड कि जो मैंने सीखा है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, फिर मॉड्यूल्स, फिर कुछ और क्वेश्चन जो भी तुम्हें करने हैं। इज इट क्लियर? विद दैट नोट अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा जिसमें मैं पढ़ाता हूं। बट एक लास्ट चीज मैं आपको दिखाता हूं कि मैं लाइव बैचेस में भी पढ़ाता हूं, एंड लाइव बैचेस में हम बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स वोट्स देते हैं, बहुत अलग तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइव बैच में, एग्जाम्पल के लिए देखो, जब मैंने ये पढ़ाया था, ये वाला चैप्टर पढ़ाया था, मोशन इन अ प्लेन, तो देखो कितने अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स वगैरह दिया था। अब इन चीजों को मैं बार बार जिक्र नहीं करूंगा, बट दिस काइंड ऑफ थिंग जब हम लाइव लेक्चर में सीखते हैं तो बहुत यूजफुल हो जाता है। लाइव लेक्चर के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कैसे आप हमारे बैच का पार्ट बन सकते हो, कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, डिफरेंट थिंग्स। अभी के लिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 1। यू कैन एक्सपेक्ट कि मैं 5 से 6 लेक्चर में, मैक्सिमम 9 लेक्चर, अगर हम एक लेक्चर में एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, इन दैट केस इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से आप चीजों को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं लर्नर्स, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट को पढ़ाता हूं, एक और चीज, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स वोट्स यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको, और हमारे एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शुभम झा HSC ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। पढ़ाई वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं मजे से। तेज हवाएं चल रही है, ठीक है ना। पहले समझते हैं फिजिक्स क्या होता है। तेज हवाएं चल रही है, पेड़ हिल रहा है, बादल दिख रहे हैं, ठीक है ना। नेचर में अलग अलग चीजें होती हैं, शाम हो रहा है, बीच पे आ, वो क्या बोलते हैं अपना, टाइड्स आ रहे हैं, टाइड्स जा रहे हैं, राइट, बीच वगैरह पे कहीं पे, ठीक है।
इंद्रधनुष दिख रहा है, रेनबो दिख रहा है, वेदर्स बदल रहे हैं, ठीक है, बारिश हो रही है, ग्रह घूम रहा है, राइट, साल बदल रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के वेब्स है हमारे आसपास जिसके कारण हम हमारा फोन यूज कर पाते हैं, हमारे घर पे टीवी वगैरह चलता है, इंटरनेट चलता है, तो देर आर डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो एक साइंटिस्ट को पूछा गया कि आप हमें समझाइए, एंड ये बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट है, आई रियली वांट कि आप लोग नीचे कमेंट में इनका नाम बताइए कि इनका नाम क्या है, शायद एफ से शुरू होता है, आपको नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है ना, पहला टास्क आप लोगों का। तो साइंटिस्ट से पूछा गया कि आप सिंपल भाषा में फिजिक्स को एक्सप्लेन करो। एक किताब ऐसा कहता है कि, किताब का नाम है एच सी वर्मा, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा। तो वहां पे एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल लिखा हुआ है कि आप फिजिक्स को इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई एक इंसान है, दो लोग बैठ करके चेस खेल रहे हैं और एक ऐसा आदमी है जिसको चेस खेलना नहीं आता है, वो किसी और को गाइड कर रहा है कि दो प्लेयर क्या खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे समझो, मैं शुद्ध हिंदी में तुमको बताना चाहता हूं कि सेना आगे बढ़ गया, तो वो बता रहा है कि जो हमारा ये सेना है वो पहली बार जब आगे बढ़ता है तो वो दो घर आगे जाता है, दो बॉक्सेस आगे जाता है, सामने वाले ने नोट कर लिया। फिर उसने बताया कि ये जो घोड़ा है, हॉर्स है, वो 2.5 घर चलता है। उसने बताया कि जो कैमल है ये तिरछा चलता है, हाथी सीधा चलता है, वो नोट करता चला गया। फिर जो ऑब्जर्वेशन कर रहा था बंदा, उसने अचानक से बोला, डू यू नो कि ये एक बार तो 2 घर आगे गया, उसके बाद अब ये एक एक घर आगे जाएगा और इसके पास चॉइस है कि एक बार भी आगे जा सकता है, पर जब ये अटैक करेगा तो ये तिरछा अटैक करेगा। सामने वाले ने जो भी लिखा था उसको मॉडिफाई किया, उसके अंदर कुछ और डाले कि हाँ भाई ये वाला भी एक केस है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आपका फिजिक्स है। साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि फिजिक्स कुछ नहीं होता, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट लॉ होता है, कि नेचर जो है वो कैसे काम कर रहा है, किस नियम पे काम कर रहा है। फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज फिजिक्स, तो आप सिंपल शब्दों में ये वाला डेफिनेशन डाल सकते हो। एग्जांपल के लिए समझो कि नेचर में एप्पल गिरते थे, मानते हो ना, एप्पल पहले भी नीचे गिरते थे। ऐसा नहीं कि एप्पल ने पहली बार गिरा था न्यूटन के सामने, पर न्यूटन ने उसको देख करके क्वेश्चन किया कि भाई एप्पल गिर क्यों रहा है, और उसने बताया कि हर वो चीज गिरती है, वहां से एक लॉ ढूंढा कि चीजें गिरती है। मतलब न्यूटन ने बेसिकली, सर आइजैक न्यूटन ने जो हमारा ये ग्रेविटेशन है इसको इन्वेंट नहीं किया था, डिस्कवर किया था। तो नेचर में ये पहले भी हो रहा था, इन्होंने बोला कि ये लॉ को फॉलो करता है, तो अगर किसी भी चीज को आप ऊपर से छोड़ोगे तो वो नीचे गिरेगा। समझ रहे हो, आगे बढ़ता है। अब फिजिक्स के अंदर हम करते क्या है, थोड़ा सा और अगर बेटर तरीके से बताने जाए, किताबी भाषा में जाए, तो फिजिक्स इज क्वांटिटेटिव साइंस। यहां पे हम क्वांटिटी के साथ डील करते हैं, चीजों को मेजर करते हैं, ठीक है ना। किसको मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, जैसे कि मास, लेंथ, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पे मेजर करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ। 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था कि ऐसी कोई भी चीज जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ उसको मैं बोलूंगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मुझे एक डिवाइस चाहिए और एक यूनिट चाहिए। अब तुम बोलोगे डिवाइस क्या देता है, डिवाइस तुमको बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड देगा और यूनिट चाहिए तुमको। एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरे पास ये पेंसिल है, इसका मुझे लेंथ मेजर करना है, तो अब मैं पेंसिल के लेंथ को मेजर कर सकता हूं। तो लेंथ क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, मैं मेजर कर पा रहा हूं, ठीक है ना। और मुझे एक डिवाइस चाहिए, स्केल। तो स्केल से मैंने मेजर किया 14 सेंटीमीटर है, तो ये 14 इसका मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर इसका यूनिट है। हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे मान लो किसी चीज का वजन तुमने मेजर किया, किसी चीज का तुमने वॉल्यूम मेजर किया, तो तुम इसको एक सिंपल तरीके से लिख पाते हो। मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि क्या होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू NU। अब ये क्या है, तो हम कहना चाह रहे हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसकी एक अपनी मैग्नीट्यूड होगी और उसका एक यूनिट होगा। मैं इसको एक बार थोड़ा लगा लेता हूं चार्ज में कि ये रुके ना। ओके, ये Q हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जैसे इसका 14 आया, और उसका एक यूनिट होगा। इट क्लियर। अब इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आप अलग अलग एग्जाम में इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे सॉल्व कर सकते हो, जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज को और जान लेते हैं कि बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर इसका नोट कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, आपके बैचेस कहाँ होते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं। तो हमारा एक एप्लीकेशन है इजी लर्निंग का, वहां पे देखो टेलीग्राम पे कभी नोट्स रह सकता है, कभी नहीं रहेगा, कभी हो सकता है कि टेलीग्राम उड़ जाए, टेलीग्राम वाले स्ट्राइक डाल दे, कुछ हो जाए, बहुत सारी चीजें होती है। बट देयर इज एप्लीकेशन इजी लर्निंग का प्ले स्टोर पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे आपको हमारे बैचेस मिल जाते हैं, बैचेस के अंदर 100% नोट्स मिलता है और बाकी फ्री मटेरियल्स में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, दिस मे गेट अपडेटेड ऑल्सो। फ्री मटेरियल्स के अंदर आपको बहुत सारी फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे, तो आप जाकर के देख सकते हो। अगर आप हमारा बैच वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लाइव कोर्सेस में जाके बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न है
तो 8527529111 पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे अगर आप चैट वाले ऑप्शन में जाओगे तो चैट वाले ऑप्शन में जाकर के आपका एक ऐसा व्हाट्सअप खुल जाएगा, उसके अंदर आपको ऐसे कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो हाउ टू यूज दिस ऐप या फिर कोई और ऑप्शन दिखता है तो उस पर आप क्लिक करिए, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इस वाले एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। सॉर्टेड। चलिए, लाइव कोर्सेस में जाके आप कोर्सेस को हमारे ज्वाइन भी कर सकते हो, पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चैट में जाकर के आप कोई भी इंक्वायरी करनी कर सकते हो, या फिर जो नंबर बताया मैंने, दिस आर 2 नंबर्स जिस पे आप कॉल करके बैच में एडमिशन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका जो टेक्स्ट बुक है वो सबसे पहले पूछता है कैन यू रिकॉल। अब कैन यू रिकॉल में देखो, पहला सवाल है व्हाट इज यूनिट। आपको पता है यूनिट क्या होता है, अभी मैंने दिखाया था। दूसरा सवाल है विच यूनिट्स यू हैव यूज्ड इन लैब फॉर मेजरिंग। आपने लैब में कौन से यूनिट्स का इस्तेमाल किया था मेजर करने के लिए। विच सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैव यू यूज्ड, कौन से सिस्टम को आपने यूज किया। अब यहाँ पे दूसरे सवाल में कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि आपने क्या लेंथ को कभी लैब में मेजर किया, किसी चीज के लेंथ को, क्या आपने कभी किसी चीज के वजन मास को मेजर किया, क्या आपने कभी टाइम को मेजर किया, कभी आपने टेम्परेचर को मेजर किया, किस चीज का इस्तेमाल किया था, इनका यूनिट्स क्या होता है। तो हम ये सारी चीजें सीखेंगे, और सिस्टम ऑफ यूनिट आपने कौन सा फॉलो किया। तो अगर आपको ये सब आता है तो नीचे कमेंट में लिख दो अरे ये सब आता है, और अगर नहीं आता है तो यही सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। समझ रहे हो। अगर आता है तो नीचे कमेंट में लिख दो ये सब तो आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट क्या होता है। यूनिट एक स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का, मतलब 1 सेंटीमीटर इतना ही लंबा होगा, 1 किलोमीटर इतना ही लंबा होगा, ये स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का 1 किलोमीटर इतना है और अगर तुम भूटान में चले गए तो 1 किलोमीटर उससे कम हो जाएगा। इट इज ए स्टैंडर्ड। समझ रहे हो। तो अगर तुम किसी चीज का मेजरमेंट लेते हो कि ये इतना मीटर है, इतना सेंटीमीटर है, इतना मिलीमीटर है, तो वो कहीं भी तुम ले जाके मेजर करोगे, और अगर तुम सेंटीमीटर मिलीमीटर और मीटर ही एज ए यूनिट इस्तेमाल करते हो तो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर 14 सेंटीमीटर तुमको इंडिया में आ रहा है तो जापान में भी 14 सेंटीमीटर ही आएगा। इट इज अ स्टैंडर्ड अंटिल अनलेस तुम सेंटीमीटर रख रहे हो, मीटर रख रहे हो, यूनिट नहीं बदल रहे हो। इज इट क्लियर। अच्छा, तो हम क्वांटिटी इज इक्वल टू एनयू, ये फॉर्मूला तुम्हें मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है और एक उसका यूनिट आता है। एग्जाम्पल के लिए किसी का वजन अगर मुझे मेजर करना है तो वो किलोग्राम में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, पाउंड्स में हो सकता है, अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं। राइट, तुमने ये सब पढ़ा होगा। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट होता है कि अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम मेजर, देखो समझना, मीटर में तुम मेजर कर सकते हो, तुम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, तुम मिलीमीटर में मेजर कर सकते हो। अब एग्जैक्टली यूज क्या करें। लेट्स से कि किसी ने बोल दिया कि ये 10 मीटर का है, और कोई बोल रहा है कि मुझे तो वैल्यू सेंटीमीटर में चाहिए। तो समझ रहे हो, मीटर और सेंटीमीटर यूनिट बदल गया। तो इसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि हम कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करें। अलग अलग सिस्टम में एक ही चीज का यूनिट अलग अलग हो सकता है। हम 3 चीजों का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेंथ मास टाइम लेते हैं। अब लेंथ मास टाइम, लेंथ समझते हो, लंबाई, मास मतलब किसी चीज का वजन, और टाइम क्या होता है, समय। ओके, हम 3 यूनिट्स का एग्जांपल लेके देखते हैं। 4 सीजीएस यूनिट, आपने बहुत पॉपुलर सुना होगा सीजीएस। सीजीएस सिस्टम में हम क्या करते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। ओके, एमकेएस सिस्टम ये एसआई सिस्टम ही है बेसिकली, ठीक है ना। एमकेएस एसआई सेम ही है। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। एफपीएस सिस्टम में हम लेंथ को फुट में मेजर करते हैं। 2.5 फुट का पाइप चाहिए, 4 फुट है तो 2.5 फुटिया है, समझ रहे हो तुम। फुट में हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। अच्छा, पाउंड्स में हम लोग मास को मेजर करते हैं। मुझे 2 पाउंड का केक दे दो, 1 पाउंड का केक दे दो। आप जिम में गए होंगे, आपके जिम में आपने देखा होगा एलबीएस लिखा रहता है किसी किसी वजन के ऊपर। पाउंड्स में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हैं। एसआई सिस्टम इज सेम, मीटर किलोग्राम सेकंड। अब इतने सारे सिस्टम है, याद रखो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें एक ही सिस्टम में, या तो हम सीजीएस में रह सकते हैं, या तो एमकेएस में रह सकते हैं, या फिर एपीएस में रह सकते हैं, या फिर एसआई में रह सकते हैं। हम मिक्स करके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि आपको 9th में 10th में अलग अलग क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जैसे मान लो एक जगह लेंथ लिखा है 100 मीटर और दूसरी जगह लेंथ लिखा है 10 सेंटीमीटर, तो आप क्या करते थे, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते थे। मतलब तुमने क्या किया, सब कुछ एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में ही रखा। अब या तो तुम इसको मीटर में कन्वर्ट करो या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। दैट मीन्स कि लेंथ दिया है मान लो 100 सेंटीमीटर, और दूसरा लेंथ L2 दिया हुआ है मान लो तुमको 100 मीटर। अब तुम्हारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो तुम्हारे पास यह है कि तुम लेंथ L1 और L2, ठीक है ना, दोनों को सेंटीमीटर में कर लो। मतलब तुमने मीटर को सेंटीमीटर किया है, यहां पे इसको तुम चेंज कर रहे हो। दूसरा तरीका तुम्हारे पास क्या है कि तुम L1 और L2 दोनों को मीटर में कर लो। इसका मतलब तुमने इसको मीटर में किया।
मतलब जब भी न्यूमेरिकल चेंज सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक ही सिस्टम को फॉलो करना है, समझ आ रहा है? एक ही सिस्टम को फॉलो करके तुम्हें चलना है। अब 1971 से पहले की कहानी ऐसे थी कि जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट है, ए बी सी, हम एग्जांपल ले लेते हैं। ए वाले सीजीएस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये हर चीज को सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में बताते हैं। बी वाले एमकेएस को फॉलो कर रहे हैं और सी वाले एफपीएस को फॉलो कर रहे हैं। अब मान लो किसी ने ये ए कॉन्टिनेंट ने ये एरोप्लेन बनाया, अब एरोप्लेन का डेटा इनको दुनिया को शेयर करना है, बी कॉन्टिनेंट को, सी कॉन्टिनेंट को, डी कॉन्टिनेंट को, सबको शेयर करना है, पूरी दुनिया में इनको ये इंफॉर्मेशन फैलाना है। अब ए वालों ने जो भी डेटा भेजा, जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे, एरोप्लेन का मैनुअल भेजा, उसमें इन्होंने हर एक चीज सेंटीमीटर में लिखा था, ग्राम में लिखा था, और कहां लिखा था, सेकेंड्स में लिखा था। अब सीन ऐसा है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इनको इस डेटा को पढ़ने से पहले अपने सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनको इसको करने से पहले अपने सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेगा, इनको फुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनको पाउंड्स में ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, दे हैव टू कन्वर्ट। अब ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था, इसीलिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, मल्टीपल कॉन्फ्रेंस हुए थे, बट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1971 में हुआ, उस जो 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस था, मतलब ये 14वां है, ऐसा नहीं कि पहला है, 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस था, और इसका किस चीज पे हुआ था, ये वेट्स एंड मेजर्स के रिगार्डिंग हुआ था, वजन्स वगैरह के बारे में, कैसे मेजर करेंगे उसके रिगार्डिंग में। और यहां पे ऐसा रिकमेंड किया गया कि भैया हम अब एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएंगे यूनिट्स का, और उसी को हम यूज करेंगे, उसी को हम फॉलो करेंगे, तो हम एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे, ऐसा रिकमेंड किया गया। चलो बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है, और इस इंटरनेशनल सिस्टम को हम एसआई यूनिट वगैरह बोलते हैं, सारे ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज ने, ठीक है ना, एक्सेप्ट किया एक सिंगल सिस्टम, एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, इसीलिए हम बोलते हैं कि एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। अब यहां पे देखो, एसआई सिस्टम के अंदर मतलब सारे देश आए, मोस्ट ऑफ द देश, और उन्होंने बोला कि एक इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करेंगे, हम अपना अपना नहीं रखेंगे, सब लोग एक फॉलो करेंगे, समझ रहे हो, और वहां पे बना एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम के अंदर तीन चीजें हैं, पहला है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, यही तो सीखना है। दूसरा, इसके अंदर कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज है, कुछ नहीं हो बहुत, समझ रहे हो ठीक है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। अब तुम एग्जाम लिखते हो, एग्जाम्पल के लिए तुम एग्जाम लिख रहे हो, और एग्जाम में अचानक से तुम्हारा जो आंसर शीट है वो कम पड़ गया, तो तुम क्या करते हो, सप्लीमेंट ले लेते हो ना। तो वैसे ही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज कम पड़ गए। अब जब ये बहुत कम पड़ गए तो हमने क्या किया, 2 एक्स्ट्रा यूनिट बना दिया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इन सब के बारे में हमें आज के लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, अब मैं आशा करता हूं कि तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, तुम कमेंट में एक बार लिख दो कि हाँ भैया समझ आ रहा है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। एक ऐसा क्वांटिटी जो बाकी किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है अपने मेजरमेंट के लिए उस पर्टिकुलर सेट में, बाय डेफिनेशन। अब बनाने वाले ने तो बना दिया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेकिन तुम अपना भी फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरा 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास एंड टाइम। अब तुम बाय डेफिनेशन देखो, इट इज अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या यहां पे लेंथ, मास और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अगर मुझे इस पेन की लंबाई नापनी है तो क्या मुझे मास और टाइम की कोई जरूरत है यहां पे, ऑब्वियसली नहीं, डिपेंड नहीं कर रहा है। मास क्या लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, टाइम क्या लेंथ और मास पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, तो उस पर्टिकुलर सेट में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। देने वालों ने ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दिया, कौन सा, लेंथ जिसको हम मीटर में मेजर करेंगे एसआई सिस्टम के तहत, सिंबल उसका एम होगा। मास जिसको हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, सिंबल उसका केजी होगा, के स्मॉल होता है बाय द वे, और जी कैपिटल नहीं होता है, याद रखना। टाइम जो होता है उसको हम सेकंड में मेजर करेंगे, स्मॉल एस लिखते हैं। टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं है, और उसको हम कैपिटल के से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करेंगे, और इसका यूनिट होता है ए, एम्पियर का कैपिटल ए लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने 9th में पढ़ा होगा, मेजरमेंट ऑफ मैटर, ठीक है ना, और उसको हम लिखेंगे MOL, एम छोटा होता है।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेजर करेंगे और उसको हम लिखेंगे CD। इस चीज के बारे में जब समय आएगा तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब तुम लोगों के मन में डिपेंडिंग अपॉन तुम चीजों को लेके कितने जागरूक हो, तुम्हें कितना मजा आता है पढ़ने में, इस पे तुम बहुत सारे सवाल कर सकते हो कि सर किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। एक कॉमन क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट जो I है उसका फॉर्मूला तो चार्ज डिवाइड बाई टाइम होता है। अब कुछ बच्चों को ये पता भी नहीं होगा कि चार्ज डिवाइड बाई टाइम होता है, लेकिन जिनको पता है उनके मन में एक सवाल आ सकता है आज नहीं तो कल कि भैया ये तो टाइम पे डिपेंड कर गया, चार्ज पे डिपेंड कर गया, क्यों चार्ज एक ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकता है। एंड अगर ऐसे देखो, ऐसे तुम्हारे मन में पढ़ते पढ़ते बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, तुम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो कि ऐसा क्यों नहीं है। ओके, तुम गूगल सर्च कर सकते हो, तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि आई कैन नॉट कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन वन लेक्चर। लाइव क्लास में क्या होता है, बच्चे का क्वेश्चन आता है, हम क्लियर करते चले जाते हैं। एंड दैट्स द रीजन कि मैं लाइव क्लास ज्वाइन करने पे तुम्हें वो करता हूं, थोड़ा पुश करता हूं कि हाँ यार हमारे बैचेस को ज्वाइन करो, उसमें बहुत मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। और लाइव बैच के बारे में जब बोल ही रहा था तो थोड़ा बता देता हूं कि क्लास 11th के लिए अगर आप 2025-26 के बैच में पढ़ रहे हो, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है आप बाद में वीडियो देखो, स्टिल देयर विल बी बैचेस, आप कॉल करके पता कर सकते हो, एप्लीकेशन पे जाके पता कर सकते हो। तो पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी के लिए हमारा कॉमन बैच है, डिपेंड्स कि आप कुछ भी ले सकते हो उसमें। बोर्ड प्लस एमएसटी सीटी हम पढ़ाने वाले हैं उड़ान 3.0 बैच में। बहुत तगड़े टीचर है। बैच में क्या मिलेगा मैं बहुत क्विकली बताता हूँ आपको। लाइव क्लासेस मिलते हैं ईच एंड एवरी टॉपिक पे, हर रोज आपके 2 क्लासेस होते हैं। तो इट्स नॉट लाइक यूट्यूब की शायद इस लेक्चर के बाद अगला लेक्चर आए ना आए, कोई गारंटी नहीं है, राइट। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो क्या करोगे। ठीक है, तो हर एक टॉपिक उसमें कवर किया जाता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। आप मोबाइल, पीसी, टैबलेट, एंड्रॉइड, आईओएस कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो। हर एक क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, वो जूम पे लेते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव रिवीजन कराते हैं एग्जाम से पहले, मेंटरशिप आपको मिलता है, आपको कभी कुछ दिक्कत रहा आप कॉल करके बात कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलता है, एमएसटी सीटी का भी आपको टेस्ट सीरीज मिलता है। ओके, टीचर्स कौन पढ़ा रहे हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स है, बहुत क्विकली मैंने बताया आपको। लाइव क्लास हमारे ही एप्लीकेशन पे होता है, वो जूम, गूगल मीट वगैरह पे नहीं होता, हमारा अपना एप्लीकेशन है उसके ऊपर होता है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। टीचर्स आपको मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, पार्थ सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, पार्थ मोमाया सर मोस्ट ऑफ द बच्चे आप में से जानते होंगे। मारिया मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाती है, योगेश सोनावने सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, और बायोलॉजी पार्थ सर के साथ खुशी मैम भी रहेंगी जो आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो ये हमारे टीचर्स हैं। एडमिशन के लिए आप इन दोनों में से किसी एक नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। मोस्टली आपको समझ आ गया होगा, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। मन में कोई प्रश्न है, इस नंबर पे कॉल करके पता करके फिर एडमिशन आप ले सकते हो। चलिए, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, बैच के बारे में हो गया। अब हम आ जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर। अच्छा, नाम को बहुत ध्यान से देखो, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, एक ऐसा क्वांटिटी जो कहीं से डिराइव किया गया है। कैसे डिराइव किया गया है, इट इज अ क्वांटिटी, ठीक है ना, ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो डिपेंड करता है किसी और क्वांटिटी पे उसके मेजरमेंट के लिए। एग्जांपल के लिए देखते हैं, स्पीड डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और टाइम तो किसी और पे डिपेंडेंट है, समझ रहे हो। अच्छा, स्पीड लेंथ अपॉन टाइम, वही मैंने लिख दिया। अच्छा, एक और एग्जांपल लो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टकट। फॉर एग्जांपल, ये बंदा इस रास्ते से ऐसे गया तो इसका डिस्टेंस हो गया 2 + 4 + 2 8 मीटर, लेकिन वहीं पे इसका डिस्प्लेसमेंट होगा सीधे शॉर्टकट ग्रीन से रेड तक। शॉर्टकट, 2 पॉइंट्स के बीच का एक शॉर्टकट, समझ गए। स्मॉलेस्ट लेंथ, 2 पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन बना के करोगे तो ये हो गया हमारा 4 मीटर। ओके, यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ की तरफ गया है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो डिराइव्ड क्वांटिटी आपके और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या है, ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कि देखो एक्सलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली लेंथ होता है, तो लेंथ डिवाइड। तो 2 अलग चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। फोर्स को देखो, फोर्स मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फोर्स क्या होता है, किसी भी बॉडी पे लगने वाला पुश या पुल जो बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ये सब हमें आता होगा। वर्क डन देखो, फोर्स के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसका यूनिट होता है जूल, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है वर्क। ओके, तो ये हमारे सारे के सारे हो गए अबाउट
डिराइव्ड क्वांटिटी। अब तुम बोलोगे कि सर हमें काम का क्या है? काम का ये कि तुम्हें साथ के साथ फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका डेफिनेशन याद रखना है। फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन जो मैंने बताया था, और कौन से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है तुम्हें याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं। दूसरा तुमको याद रखना है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज का डेफिनेशन क्या होता है, और मल्टीपल डिराइव्ड क्वांटिटीज तुम लिख सकते हो, मोमेंटम, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो नहीं, ठीक है ना। तुम और क्या लिख सकते हो, इंपल्स, बहुत सारे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखे हुए एग्जांपल तुम कोई भी उठा सकते हो, वर्क डन, ठीक है। सो देयर आर मेनी। अब आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एंड यहां पे मजेदार हो जाता है हमारा ये, ठीक है ना। अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स कि हमने जो भी कार्यक्रम किया उसमें कुछ तो कम पड़ गया, तो हमें कुछ और चाहिए, तो हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, एक प्लेन एंगल है और एक हमारे पास ये है एस्टेरेडियंस, जिसमें हम मेजर करते हैं प्लेन एंगल के अलावा दूसरा वाला। यहां पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, सप्लीमेंट्री एंगल किधर गया, सॉलिड एंगल। तो एक प्लेन एंगल है और एक हमारे पास सॉलिड एंगल है। अब प्लेन एंगल में हम मेजर क्या करते हैं, बेसिकली 2 चीजों के बीच का एंगल मेजर करते हैं, समझ गए? 2 चीजों के बीच का एंगल मेजर करते हैं, प्रोटेक्टर रख के मेजर करते थे ना, डी थीटा। ये मैंने यहाँ पे इसका वो लिखा, नोटेशन लिखा। अब ये डी क्या होता है, थीटा तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि कुछ वैल्यू होगा। डी मतलब होता है वेरी स्मॉल, ओके, बहुत छोटा, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, मेजर्ड इन रेडियन, आज तक आपने देखा होगा कि आपने डिग्री में मेजर किया होगा, जैसे 90 डिग्री, सही बात है ना, 27 डिग्री। पर यहां पे हम उसको रेडियन में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे, रेडियन में। तो देखो 90 ऊपर छोटा सी रेडियन, 12 रेडियन, समझ गए? ओके, तो इसको हम रेडियन में मेजर करेंगे। क्या होता है ये समझो, ये सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है मान लो, और तुम यहां से यहां तक गए, ये भी रेडियस है, तो तुमने बीच में एक एंगल कवर किया यहां पे, राइट। तुमने बीच में ये एक एंगल कवर किया, राइट, ये एंगल तुमने कवर किया। ये एंगल तुम्हारा मान लो एक एंगल है डी थीटा, मतलब बहुत छोटा एंगल है, थीटा इज द एंगल, डी मतलब बहुत छोटा एंगल है, ठीक है ना, बहुत छोटा सा एंगल तुमने कवर किया। और साथ ही साथ जब तुमने ये एंगल कवर किया तो तुमने सर्कल के सरकमफेरेंस पे इतना आर्क भी कवर किया। ये जो एंगल है वो इतना आर्क कवर कर रहा है, जो मैंने डार्क ब्लैक किया है। हाँ, ब्लैक तो डार्क ही होता है, ओके। और मान लो ये जो यहां से यहां तक का एरिया है या फिर लेंथ है वो ds है, मतलब या फिर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ कि तुमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक तुम्हारा इतना लेंथ है, आर्क लेंथ है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हारे आर्क का इतना लेंथ है। वो आर्क है ना, ये वाला आर्क है, तो उसका लेंथ इतना है ds। यहाँ पे एंगल थीटा है, डी थीटा, ये रेडियस मेरा r है, और ये जो मेरा आर्क लेंथ है वो ds है, गॉट इट। अब ये डी थीटा की वैल्यू क्या होगी एज पर प्लेन एंगल, ठीक है ना। तो तुमको बेसिकली यहाँ पे ढूंढना है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का वैल्यू कितना है, तो प्लेन एंगल को हमने डी थीटा लिखा इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। क्या हो गया, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, याद रख लोगे, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, ये फॉर्मूला है। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है बेटा, प्लेन एंगल का हमारा फॉर्मूला है आर्क लेंथ डिवाइड बाय, सॉर्टेड है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी थीटा। अब आर्क लेंथ कितना है तुम्हारा यहाँ पे, भैया ds दिख रहा है तो लिख दो ds। रेडियस कितना भैया r, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। इसको तुम रेडियन में आंसर निकालोगे, ठीक है ना, इसको तुम लोग रेडियन में आंसर निकालोगे। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होता है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है बेसिकली। अब ये डायमेंशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसका यूनिट रेडियन है, ओके, यूनिट रेडियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो है सॉलिड एंगल। तुम इसको ऐसे समझो, एंगल बट इन 3D। इसको हम मेजर करते हैं इन एस्टे रेडियंस, STERADIANS, और SR लिखते हैं इसका छोटा नोटेशन। ये जो है डी ओमेगा, ये क्या है यहाँ पे, ये लिखा है डी ओमेगा। अब हमने डी थीटा वहां यूज कर लिया, तुम ये यहाँ पे एक्स भी यूज कर सकते हो, ये बस नोटेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर डी ओमेगा लिखा हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, मतलब ओमेगा बेसिकली एंगल का वैल्यू है, ओके। चलिए, ये ओम लग रहा है ना, वो रेजिस्टेंस वाला ओम लग रहा है, राइट। अगर आता है तो नीचे OHM लिखना, ओम। अब यहाँ पे जरा देखो, मैं तुमको सिंपल एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, रेडियस है r, ओके। ये जो यहाँ पे छोटा सा एंगल बना रहा है, मान लो डी ओमेगा एंगल है, मान लो एग्जांपल के लिए, पर इसमें एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो रहा है, ये वाला। यहाँ पे मैंने लिखा है छोटा एरिया DA,
एक एरिया कवर हो रहा है। अब जब ये एरिया कवर हो रहा है यहाँ पे, इट्स लाइक एन आइसक्रीम का कोन। तुम ऐसे इमेजिन करो, एक सॉलिड स्पीयर है, ठीक है ना, एक सॉलिड स्पीयर है तुम्हारे सामने और उसके अंदर तुम आइसक्रीम का कोन डाल दे रहे हो, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो ये जो बाहर से जो एरिया है ब्लू वाला, वो है मान लो डी ए, रेडियस है आर, और यहाँ पे जो मल्टीपल इस तरीके से जाएगा ना, क्योंकि 3D में मान लो ये आइसक्रीम का कोन समझो तुम, तो डी ओमेगा सेंटर में तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ये। अब तुमको वैल्यू बतानी है इस डी ओमेगा को, जिसको हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। ओके, तो सॉलिड एंगल है ये, क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा सॉलिड एंगल। ओके, तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हो तुम, एरिया डिवाइड बाय इस रेडियस का स्क्वायर, एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर। तो एरिया क्या है, डीए, तो यहाँ पे लिख दिया डीए, रेडियस है मेरा आर, तो आर का स्क्वायर, और इसको मेजर करते हैं एसटी रेडियंस में। खत्म, टॉपिक इतना ही था। इसके ऊपर तुम्हें सॉल्व एग्जांपल 1.1 मिल जाएगा। हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो बाद में ट्राई करेंगे। एक बार मैं तुमको एक क्वेश्चन सिखा देता हूँ, और तुम्हारे को इस चैनल के ऊपर लॉग टेबल्स के भी वीडियो मिल जाएंगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि हाउ टू फाइंड लॉग, एंटी लॉग। तो प्लीज उन वीडियोस को देख लेना, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय मून एट एनी पॉइंट ऑन ऑफ द अर्थ। ठीक है, व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय मून, मतलब मून सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, ठीक है ना। तो मून के ऊपर क्या हो रहा है, एक सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ। तो मान लो ये अर्थ का ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ओके, एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, और यहां से तुम्हारा ये यूं गया, ये तुम्हारा यूं गया, ठीक है, और यहां पे एक सॉलिड एंगल तुम्हारा ऐसे बन, व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय मून। मून क्या सॉलिड एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, डी ओमेगा एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, अर्थ के किसी भी पॉइंट। ओके, डायमीटर तुमको दिया हुआ है क्या है, ओके, तो डायमीटर दिया हुआ है ये, ठीक है, किलोमीटर में, ये मीटर में तो कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू मून दिया हुआ तुम, ठीक। तो अब तुमको इसका आंसर निकालना है, वही सॉलिड एंगल वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड एंगल दिया हुआ है। अब एक बार एक बच्चे को मैं सिखा रहा था, वो कुछ ऐसे कर दिया, ऐसे कर लिया उसने, बना दिया डायग्राम, ठीक है, मान लो व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय मून एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ। तो पॉइंट कहाँ आ रहा है तुम्हारा, देखो जरा, और मून पे एंगल आ रहा है, ऐसे नहीं है, उल्टा, ये उल्टा हो गया, पहले वाला सही था, ठीक है। चलो, तो ये तुम बाद में करना, ट्राई करना, मैं बाद में सिखाऊंगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे डू यू नो लिखा हुआ है। अब बताने के लिए तो मैं ये डू यू नो का तुम्हें बस वैल्यू बता दूं और तुम्हारा काम कंप्लीट कर दूं, बट मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ये चीजें सिखाऊंगा, द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, तो हम बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तुम्हारा पूरा सर्कल है, इसका रेडियस आर है, और इसका पूरा जो सरकमफेरेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या आता है, सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर। तो अगर मान लो कि मैं यहां से इस सर्कल से ट्रैवल करना स्टार्ट करता हूं, और मैं ये ट्रैवल कर रहा हूं, तो जो मेरा आर्क होगा, अब मान लो कि हमने पहले जो एग्जांपल लिया था वहां पे हमारा आर्क इतना बड़ा बना था, जिसको हमने डी एस लिया था आर्क, राइट। लेकिन इस केस में तुम समझो कि मैं इस पूरे सर्कल को ट्रैवल कर रहा हूं, तो ये जो पूरा ब्लैक वाला जो लाइन है वो सर्कल का सरकमफेरेंस है, और यही मेरा पूरा आर्क है, समझे। मैंने यहां से शुरू किया, आर से, ए पॉइंट से शुरू किया, और मैं फिर से ए पे आ गया, तो मेरा आर्क पूरा बड़ा बन गया ना, इतना बड़ा मेरा आर्क बन गया, पूरा सर्कल मेरा आर्क बन गया, ठीक है, पूरा। अब जब मैं पूरा सर्कल ट्रैवल करता हूं तो मैं थीटा एंगल ले रहा हूं, ठीक है ना। मान लो कि पूरा सर्कल ट्रैवल करके मेरा एंगल थीटा है, और ये थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 360 डिग्री, राइट, ये भी हमें पता है। चलिए, तो अब यहां पे देखते हैं, लेट द एंगल कवर्ड इन द होल सर्कल विथ थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला क्या है, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है, प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। अब देखो यहाँ पे आर्क लेंथ कितना है तुम्हारा, आर्क लेंथ तो तुम्हारा है 2 पाई आर। क्यों आर्क लेंथ 2 पाई आर है, क्योंकि तुम पूरा सर्कल, होल सर्कल तुमने ट्रैवल कर लिया, तो तुम्हारा ये आ गया 2 पाई आर। रेडियस क्या है तुम्हारा आर, तो यहाँ पे आर आर तुम्हारा हो जाएगा कैंसिल, राइट, तुम्हारा ये आर और ये आर हो गया कैंसिल, तो बचा 2 पाई, ओके, 2 पाई। थीटा कितना है तुम्हारा, थीटा का वैल्यू मैंने कितना बोला था, होल सर्कल जब तुम लोगे तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 360 डिग्री। तो चलो, और ये तुम्हारा प्लेन एंगल है ना, ये तुम क्या निकाल रहे हो, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का आंसर किस में आएगा, रेडियन में आया, तो 2 पाई रेडियन, थीटा का वैल्यू 2 पाई रेडियन आया, बट थीटा तो हमारा 360 डिग्री है, थीटा का वैल्यू कितना है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब यहां से अगर तुम निकालने जाओगे तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन आया। अब 180 का वैल्यू कितना आएगा,
देखो इसको अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 2 कैंसल, 360 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 180। तो 180 का वैल्यू कितना आया पाई रेडियन। तो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। अब यहां पे देखो जो तुम्हारा ये फोटो था इसके अंदर क्या लिखा था कि पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, समझे? पाई रेडियंस का मतलब होता है 180 डिग्री, समझा? चलो तो ये हमारा एक क्लियर हो गया कि पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन। अच्छा अब इसको फिर से एक काम करो, 2 से डिवाइड करके देखो, तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करोगे तो 180 बाई 2 कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो ये पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। ये क्या लिखा मैंने, ये मैंने लिखा पाई बाई 2 रेडियन। ओके तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ पाई बाई 2 रेडियन। अच्छा एक काम करो, इसको फिर से 2 से डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यहां से भी 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 2, देखो ये क्या हो गया पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये पूरा का पूरा इधर जाएगा, तो ये पाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये उल्टा हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो पूरा उल्टा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, ये पाई तो पाई बाय 4 आएगा। ठीक है तो यहाँ देखो 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो तुमको याद रखना है। याद रखने का निंजा टेक्निक मैंने तुम्हें बताई दिया, 2 से डिवाइड करते चलो तुमको मिल जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यूज है। चलिए अब 180 डिग्री मतलब होता है पाई रेडियन, हमें पता है। मैं क्या कहता हूं कि 180 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 डिग्री से, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 180 इंटू 1 क्या आएगा 180 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं कह रहा हूं 180 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू उधर का जो था माल मटेरियल एज इट इज लिख दिया पाई रेडियन। मैंने कहा 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, यहां पे जो हमारा पाई रेडियन था एज इट इज लिख दिया हमने। अब ये 1 डिग्री इधर ही रहने दो, ये मल्टीप्लाई में जो 180 है उसको उधर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा पाई डिवाइड बाय 180 हो जाएगा। देखो 180 डिग्री इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई, ठीक है ना, रेडियन लिख नहीं रहा हूं मैं अभी। अब 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो तुम बोलोगे पाई ये इधर है तो उसको उधर भेजो, तो 180 डिग्री यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, समझे? तो वैसे हटा ही दो, डिग्री मत लिखो, ये रेडियन है, 180 वहां चला गया। तो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है पाई बाय 180, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है पाई बाय 180, ये याद रखना है, ठीक है ना? तो यहां पे तुम्हें समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी चीज तुमको डिग्री में दिया हुआ है तो तुम अगर उस डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो तुमको वो रेडियन में मिल जाता है, क्योंकि एक डिग्री की वैल्यू कितनी होती है पाई बाय 180। इसको तुम ऐसे भी समझो कि तुमको पता है कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, राइट? तो 5 किलोमीटर का मतलब क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर 5000, मतलब मैं कह सकता हूं कि 1000, ये जो 5 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 5000 आया। सिमिलरली 1 डिग्री का अगर तुम्हें किसी चीज का वैल्यू पता है तो तुम उसका कन्वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हो। तो कभी भी तुमको डिग्री से रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो तुम कैसे करोगे, जो भी डिग्री की वैल्यू है एक्स वाई जेड जो भी दिया उसको मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180। अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे तो तुमको समझ में आएगा। तब तक के लिए यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है कि 1 डिग्री, 1 रेडियन का मतलब होता है 180 बाय पाई, लेकिन 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 180, जो हमने अभी किया। 1 डिग्री का मतलब कितना होता है पाई बाय 1, ये हमने कर लिया। अब ये वाला करेंगे थोड़ी देर में। चलो अब यहाँ पे देखो, देखो मैं तुमको डू यू नो भी कितना डिटेल में समझा रहा हूँ, तुमको बहुत अच्छे से समझते चलना है। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे हम। चलो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया मुझे कि मैं कोई भी चीज को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर वो डिग्री में है। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। चलो तो मैं तुमको पूछता हूँ 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, वीडियो को पॉज करो और 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, क्या आंसर आएगा? 30 डिग्री को कन्वर्ट करो और 3 डिग्री को कन्वर्ट करो, करो फटाफट। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 3 आएगा, पाई बाय 6 आएगा और पाई बाय 60 आएगा। कैसे आया, पहले वाला सॉल्व करते हैं कि पाई बाय 3 कैसे आया। 60 डिग्री दिया हुआ है मुझे, मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा 60 डिग्री एज इट इज लिखूंगा, मल्टीप्लाई, ये देखो जो भी थीटा यहाँ पे था उसको एज इट इज थीटा डिग्री लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ये डिग्री विग्री लिखने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब तुम ये सॉल्व कर सकते हो, जब भी रेडियन में निकालोगे तो पाई तो रहेगा ही रहेगा, ये बात याद रख लेना। तो देखो ये वाला जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो ये क्या आ गया पाई बाय 3 आ गया यहाँ,
π/3। यहाँ पे आंसर है π/3 रेडियन। याद रखना आंसर अगर रेडियन में आ रहा है तो पाई तो कंपलसरी रहेगा। चलो अब दूसरा देखते हैं 30 डिग्री वाला π/6 कैसे आया। तो देखो 30 डिग्री, अब तुम बोलोगे सर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ये भी ठीक है, बट यहाँ पे देखो फॉर्मूला वाइज 30 डिग्री को मैं करूंगा 30 को मल्टीप्लाई करूंगा π/180 से, तो क्या आ जाएगा, देखो ये 0 0 तो कट, 3 1 जा 3, 3 9 जा 3 6 जा, सॉरी 3 6 जा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया π/6। ओके, सिमिलरली 3 डिग्री को सर 10 से डिवाइड कर देंगे, करने को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 3 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय π/180, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा, राइट, तो अरे 3 6 जा, मैं हर बार 9 क्यों कर रहा हूँ यार, 3 6 जा 18 ठीक है, 3 6 जा, तो ये क्या आ गया, ये 0 एज इट इज, तो ये आ गया π/, ओके। चलो तो कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन तुमने पढ़ लिया कि मेरे पास डिग्री में चीजें दी हुई थी और मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, डिग्री से रेडियन, देखो यहाँ पे डिग्री से रेडियन। अब इसका उल्टा पढ़ो, रेडियन और डिग्री में कैसे करोगे, तो रेडियन से डिग्री में करने के लिए तुम देखो डिग्री से रेडियन कैसे कर रहे थे, देखो ध्यान से π/180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, तो डिग्री में आंसर था, तुमने उसको π/180 से मल्टीप्लाई किया, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है ना, ये तुमको अभी मैंने क्वेश्चंस करा दिए सारे। अब देखो रेडियन से डिग्री अगर तुम्हें करना है, ओके, अगर तुमको रेडियन से डिग्री करना है, पहले वाले का उल्टा, तो तुम मल्टीप्लाई करोगे 180/π, उल्टा कर दोगे। पहले क्या कर रहे थे, π/180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्यों, क्योंकि तुमको डिग्री से रेडियन करना था। अब सुनना, रेडियन से अगर डिग्री करना है तो तुम 180/π से मल्टीप्लाई, तो उल्टा कर दोगे, समझा। इस केस में मोस्टली तुम्हारा पाई कट हो जाता है, दिखाता हूं मैं एक एग्जांपल देता हूं। π/2 रेडियन कितना होगा, करोगे क्या कि π/2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 180/π से, 180/π से मल्टीप्लाई करोगे, तो पाई हमेशा कैंसिल हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो एक और लो, π/6 रेडियन कैसे करते हैं, 180 डिवाइड बाई पाई। हमेशा याद रखना कि जब भी मुझे डिग्री में चाहिए तो पाई को हटाना है, तो पाई नीचे आएगा, तो पाई कट, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 9 जा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ गया तुम्हारा 30 डिग्री, वेरीफाई हो गया। चलो यहां तक अगर सारी चीजें बहुत क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो एक बार मैं ये चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बैच में इससे ज्यादा जान डाल के हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना, टू वे कम्युनिकेशन होता है, तुम जो बोलते हो मुझे समझ आता है, एक चीज को जरूरत पड़ने पर रिपीट की जाती है। 11th में बैचेस ज्वाइन करना बहुत जरूरी है और बेस्ट है ऑनलाइन में आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। चलो तो आप लोग एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर लेना। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक चीज लिखा है 1.2 के आसपास, कन्वेंशन फॉर यूज ऑफ एसआई यूनिट, बड़ा प्यारा टॉपिक लिखा है कि क्या कन्वेंशंस आप यूज करोगे एसआई यूनिट्स के लिए, एंड यहाँ पे 8 अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं जो हमने को समझना है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत सिंपल है बाय द वे, ठीक है ना। जिन लोगों ने बैच ज्वाइन नहीं किया डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना है, बट अभी हम लोग पहले इसको समझते हैं। यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मैं यहाँ पे स्पेस को यूज करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा यहाँ से हट जाता हूँ कि मैं ये स्पेस यूज कर सकूँ तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर मैं एक नया स्लाइड ही ऐड कर देता हूँ। मिनट, नया स्लाइड ऐड कर दूंगा मैं। चलो अब मैं उपलब्ध हो जाता हूँ कि मजेदार, चलिए। तो यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके सिंबल का आप इस्तेमाल करोगे, सिंबल आपको समझ में आता है। किलोमीटर के लिए आप ऐसे किलो, सॉरी यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल के लिए, मान लो तुम लेंथ को मेजर कर रहे हो, तो तुम लेंथ नहीं लिखते हो वहां पे, लिखने के टाइम तुम लेंथ नहीं लिखते हो, फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारा लेंथ है, लेकिन तुम उसके सिंबल का इस्तेमाल करते हो, तुम बोलते हो लेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर, और यहां पे हम किसके लिए कर रहे हैं, एसआई यूनिट्स के लिए कर रहे हैं, तो हम मीटर वाला इस्तेमाल, समझे। चलो ये तो क्लियर हो गया। दूसरा, ये सब तुमको आता है, कसम से कह रहा हूं, सब तुमको आता है, देखो ये वाला हो गया। अब दूसरा वाला देखो, फुल नेम ऑफ यूनिट always start with smaller letter even if the name is after a person, एग्जाम्पल के लिए 1 न्यूटन, 1 जूल, but the symbol for a unit named of a person should be in capital letter, N for न्यूटन, J for जूल,
ओके, अब तुम बोलोगे ये क्या लिखने की कोशिश, तो यहां पे समझो कि जब भी तुम यूनिट की बात करते हो, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिट, तो वहां पे तुम अगर इंसान का नाम है फिर भी तुम स्मॉल लेटर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। अगर तुम ये पूरा लिख रहे हो तो तुमको ऐसे लिखना है, लेकिन अगर वही तुम ऐसे लिख रहे हो तो 1 N, 1 न्यूटन। लेकिन अगर तुम पूरा न्यूटन लिख रहे हो तो ये पूरा में एन स्मॉल होना चाहिए, समझे? स्मॉल बड़ा नहीं चलेगा। तो वही बोला जा रहा है कि 1 न्यूटन सही है। ओके, ऐसे नहीं लिख सकते तुम, यू कैनॉट राइट 1 न्यूटन, क्योंकि न्यूटन एक, ग्रामर को भूल जाओ, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था, हालांकि तुमको ये आता है ऑलरेडी, समझ गए? और तुम मोस्टली ये इसका इस्तेमाल करोगे। गॉट इट? तो अगर तुम पूरा न्यूटन लिखते हो तो कैपिटल एन ना लिख करके छोटा लिखना, अगर तुम पूरा जूल लिखते हो तो छोटा जे लिखना, लेकिन अगर तुम सिंबल लिख रहे हो तो कैपिटल लिखना है। इसका मतलब ये था बस। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखो, सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 20 न्यूटन, न्यूटन्स, न्यूटन्स। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे 1 न्यूटन होगा तो 2 न्यूटन्स नहीं होगा, समझ रहे हो ना? ये तुमको पता है ना, 10 भी न्यूटन ही होगा, 20 भी न्यूटन होगा। यहां पे तुम प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन्स ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है ना? प्लूरल फॉर्म्स नहीं होता कि 1 kg होगा और 20 kgs होगा, ऐसा नहीं होता, प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ये भी हमें पता है। फोर्थ वाला देखो, सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप एट द एंड फॉर एंड ऑफ रिकमेंडेड लेटर। एग्जाम्पल 25 kg लिखते हो तुम, 25 kg डॉट नहीं लिखते हो, 2 kg लिखते हो, उसका फुल स्टॉप नहीं देना है, क्योंकि उसको फिर डेसिमल की तरह देखा जा सकता है कई जगह, अगर आगे कोई नंबर वंबर रहा तो 2 kg लिखोगे, ऐसे फुल स्टॉप नहीं दिया जाता है। चलो अगला देखो, पांचवा, द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड ऑलवेज बी रिटन इन 1 रेशो। फॉर एग्जांपल, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर बट नॉट मीटर सेकंड सेकंड। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे समझो इस बात को ऐसे कि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और इसका यूनिट हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का ऐसे देखो, एक्सेलरेशन का यूनिट ये सब तुमको आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ये सब तुमको आता है। चलिए अब यहां पे ध्यान से देखो, मान लो कि मैंने तुम्हें किसी चीज का वेलोसिटी दिया है, मैंने तुम्हें किसी चीज का वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड, और मैंने तुम्हें टाइम दिया है लेट्स से 10 सेकंड। ओके, और अब मैं तुमको इसका एक्सेलरेशन पूछ, तो तुम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 10, और तुम बोलोगे सर मीटर पर सेकेंड। टाइम की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 10 सेकेंड। तो ये 10 10 कट, आंसर क्या आ जाएगा? 1। ये अब तुम ऐसे लिखोगे मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते, तुम्हें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना। ये कैसे हो गया? तो एक काम करो, इधर इसको ऐसे इमेजिन करो कि 1 तो इधर है, ये मीटर पर सेकेंड है, ओके, नीचे क्या है तुम्हारा? सेकेंड है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड ऊपर वाला मल्टीप्लाई बाय, ये इधर से डिवाइड में ना, ये डिवाइड में इधर, नीचे ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में तो उल्टा हो जाएगा, 1/सेकेंड। सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड का स्क्वायर, मीटर इंटू 1 मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसे आएगा। हालांकि तुमको ये ऑलरेडी आता होगा, तो ये तरीके से तुम नहीं लिख सकते हो मल्टीपल में। दूसरा, 1 मीटर में तो दूसरा टाइम मीटर पर सेकेंड है, मान लो, ठीक है ना? अब ऐसे भी समझो इसको कि तुम मल्टीपल यूनिट्स भी नहीं यूज कर सकते, कि यहाँ पे तुमने केजी यूज कर लिया, यहाँ पे तुमने ग्राम यूज कर लिया। डिवाइड में तो ठीक है, डिवाइड में भी इनफैक्ट ठीक नहीं है। तुम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, हालांकि जब इस पॉइंट आएगा तब हम आएंगे कि जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट तुम्हें फॉलो करना है, मैंने पीछे भी बताया था ये। चलो यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे आप छठे पे चलते हैं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ ना कि केजी और ये ग्राम नहीं यूज कर सकते हो तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। आगे डायमेंशन में हम क्वेश्चन यूज करेंगे जहां पे हम कन्वर्जन के लिए ऐसे लिखेंगे, तो इसलिए मैं अभी रुक गया है बोलने से, ठीक है ना? चलिए, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल्स मस्ट बी अवॉइडेड। तो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश की जा रही है बेसिकली, कि अब मान लो तुम्हारा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, तो ऐसे ही लिखो, या तो तुम इसको ऐसे लिखो मीटर सेकंड स्क्वायर, तुम ऐसे मत लिखो मीटर सेकंड का स्क्वायर, या फिर तुम ऐसे मत लिखो मीटर
इसको ऐसे कि मीटर और यहाँ पे सेकंड का, ऐसे मत करो, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला देखो 7वां, अ प्रीफिक्स ऑफ सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ द यूनिट, द प्रीफिक्स सिंबल ऑफ यूनिट्स कंट्रीब्यूट अ न्यू सिंबल फॉर द यूनिट व्हिच कैन बी रेज्ड टू अ पॉजिटिव और नेगेटिव पावर। यहाँ पे बस इतना बोलना जा रहा है कि आप ऐसा समझो कि 10⁻1 का मतलब होता है 10, 10⁻2 का मतलब होता है 100, 10⁻3 का मतलब होता है, आप ऐसे करके लिखोगे आगे चल करके, ठीक है ना। 10⁻4 का मतलब होता है, ओके। तो ये हो गया पॉजिटिव पावर वाला, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे निगेटिव लिखा है। में ये हो गया मिली, माइक्रो, नैनो, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 10⁻1 का मतलब होता है 0.1, 10⁻1 का मतलब क्या होता है 0.1, तुमको पता है। यहाँ पे तुम ये देखो कि यहाँ पे बोला है 1 मिली सेकेंड मतलब होता है 10⁻⁻3, ये हम बोलेंगे मिली सेकेंड, या फिर मिली बोलेंगे इसको, सेकेंड तो हमने यहाँ पे क्योंकि टाइम की बात कर रहे हैं इसके लिए हम यहाँ पे सेकेंड लिख रहे हैं। रेफरेंस के लिए कोई तो फिजिकल क्वांटिटी लेना पड़ेगा। अगर लिखा है 10⁻⁻6 तो इसका मतलब है माइक्रो सेकेंड, समझ रहे हो। ये देखो यहाँ पे लिखा है माइक्रो सेकेंड, 10⁻⁻6। यहाँ पे ये वाला फोटो को तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे कन्वर्जन बताया है। अब ये कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं 10⁻3 - 6 एंड ऑल, तो ये बेसिकली मीटर से कंपेयर, मतलब एसआई से कंपेयर कर रहे हैं। ये वाला डायग्राम को देखते हैं और एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 ms, 1 मिली सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है देखो 1 मिली सेकेंड, इसको पूरा लिखा है कि ये इसको पढ़ते हैं 1 मिली, ओके। फिर यहाँ पे बोला है इज इक्वल टू 10⁻⁻3, इक्वल टू 10⁻⁻3 सेकेंड। मतलब अगर आप समझोगे तो हम मिली सेकेंड्स को, है ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मिली सेकेंड्स को सेकेंड्स के टर्म में लिख रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻3, ओके। सिमिलरली देखो अगला क्या लिखा हुआ है कि भाई 1 माइक्रो सेकेंड, देखो यहाँ पे 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 सेकेंड, समझे। 1 माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो यहाँ पे तुम ये भी समझना कि -6 है तो तुम माइक्रो के टर्म्स में जा सकते, ठीक है। अगला देखो, ठीक है ना, 1 ns, 1 नैनो सेकेंड हो गया 1 सेकेंड का एग्जांपल हम क्यों ले रहे हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस, हमको फिजिकल क्वांटिटी ले 10⁻⁻9, समझे। अब हो सकता है कि तुमको 1 पिको सेकेंड भी बोल दे, 1 पिको सेकेंड, इसका मतलब होगा 10⁻²। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगले में क्या है, यूज ऑफ डबल प्रीफिक्स इज अवॉइडेड व्हेन सिंगल प्रीफिक्स इज अवेलेबल। बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे माइक्रो सेकेंड के लिए 10⁻⁻6 इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखो एग्जांपल के लिए बोला है कि 10⁻⁻6 सेकेंड है तुम्हारे पास कहीं पे, 10⁻⁻6 सेकेंड है, तो इसका मतलब क्या होता है 10⁻⁻6 सेकेंड का मतलब 1 माइक्रो सेकेंड होता है। उल्टा देखो ना, ये 1 माइक्रो सेकेंड होता है, राइट। तो तुम 1 माइक्रो सेकेंड लिख सकते हो, यू आर नॉट सपोज टू राइट मिली सेकेंड, तो तुम इसको ऐसे नहीं लिखोगे, समझ रहे हो, तुम इसको ऐसे नहीं लिखोगे कि 10⁻³ फिर से 10⁻⁻3, दो बार 10⁻³ - 6 होगा ना, तो एक बार मिली सेकेंड लिख देता हूं, फिर से एक बार मिली सेकेंड लिख देता हूं। तो मिली सेकेंड ऐसे दो बार नहीं लिखना है जब माइक्रो सेकेंड है। तो कुल मिला के समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, बिना कॉम्प्लिकेटेड किए हुए, -3 रहा तो मिली, -6 रहा तो माइक्रो, -9 रहा तो नैनो, -12 रहा तो पिको, ये समझने वाली, बाकी ऐसी मूर्खता नहीं करनी है मिली मिली वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कि स्पेस और हाइपन मस्ट बी इंट्रोड्यूस बाय इंडिकेटिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 यूनिट्स मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे ऐसे लिखते हो ना, मीटर पर सेकेंड, नीचे डंडा मार के, शुड बी रिटन एज मीटर सेकेंड रेस टू -1 और मीटर s1। तो तुम या तो स्पेस डालो या तो हाइपन डालो, नॉट एट मीटर सेकेंड। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। यहां पे देखो मीटर पर सेकेंड है, ये डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीटर सेकेंड ये मल्टीप्लाई हो गया, नीचे डिवाइड में था ऊपर।
तो इसको नॉर्मली तुम m इंटू एस नहीं लिखते हो, तुम कैसे लिख देते हो, m स्पेस देते हो थोड़ा सा, फिर s लिख देते हो। तो इससे समझ में क्या आ रहा है, स्पेस का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि मीटर और सेकेंड, अगर वही तुम बिना स्पेस दिए लिख दोगे तो ये मिली सेकेंड जैसा लगेगा, स्पेस देना है। अच्छा सर, टीचर ने अगर गलत समझ लिया तो तुम स्पेस की जगह हाइफन भी दे सकते हो, मीटर सेकेंड, समझे, मीटर सेकेंड ऐसे हाइफन भी दे सकते हो। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे तुम हाइफन दो या तो स्पेस दो, वरना उसको मिली सेकेंड की तरह पढ़ लेंगे, समझे। इज इट वेरी मच क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बैच के बारे में भाई 2025-26 में अगर हो तो ज्वाइन कर सकते हो, अगर किसी और ईयर में हो तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर लेना। इनफैक्ट इस ईयर वाले बच्चों को भी किसी ने रोका नहीं है, आप भी कॉल करके बात कर सकते हो एडमिशन लेने के पर्पस। आई रियली होप कि यू पीपल आर वेरी हैप्पी विद दिस लेक्चर। तुम्हें जितना भी मैंने पढ़ाया है, एक टेक्स्ट बुक का 2-3 पॉइंट्स मैंने आज कवर किया, ठीक है ना। फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैंने कवर किया, कुछ कन्वर्जन वाली चीजें मैंने कवर की जो न्यूमेरिकल्स के टाइम पे काम आएगा। मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर किया। अभी आगे चल के हमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ वाला पार्ट देखना है, मेजरमेंट ऑफ मास वाला पार्ट देखना है, मेजरमेंट ऑफ टाइम वाला पार्ट देखना है अगले लेक्चर में। फिर हम डायमेंशन वाला सारा पार्ट देखेंगे एक लेक्चर में, फिर हम डायमेंशन के बाद एक्यूरेसी, मेजरमेंट, एरर्स इन द मेजरमेंट वाला पार्ट देखेंगे, और एक लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला पार्ट देखेंगे, और हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो अगर हम एक एक टॉपिक करके पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ेंगे, और कभी अगर हमने 2 टॉपिक एक साथ कवर कर लिया तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो दिस इज द नंबर, इस नंबर पे कॉल करके आप बैच का एडमिशन ले लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी नोट्स फ्री मटेरियल में डाला हुआ है, बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी नोट्स डाल दूंगा मैं, तो आप उसका फायदा जरूर उठाइएगा। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइए कि मेरा मोटिवेशन बने और मैं और भी लेक्चर्स आपके लिए बना सकूं।